Hello friends, today we are going to solve class 9th NCERT questions of exercise 1.5 of chapter 1 part 2. So welcome to e-classmates, your online study partner. तो चलिए फटाफट से अब शुरू करते हैं। नाउ अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को रूट अंडर 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में जब हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था तो वहाँ पे हम लोगों ने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था। ठीक है, अब वो रैशनल नंबर्स p/q के फॉर्म में भी थे एंड वो डेसिमल फॉर्म में भी थे। ओके, एंड हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में इरेशनल नंबर्स को भी हम लोगों ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना देखा था, दैट इज √2, √3, इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया है। ओके, बट यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, ये नंबर भी क्या है, एक इरेशनल नंबर ही है, दैट इज रूट अंडर 9.3। बट वहाँ पे जो हम लोगों ने नंबर्स को सॉल्व किया था वो एक परफेक्ट नंबर था, वो विदाउट डेसिमल नंबर्स थे। ठीक है, बट यहाँ पे जो रूट के अंदर जो हम लोगों को नंबर देखने को मिल रहे हैं वो डेसिमल फॉर्म का है। ठीक है, हालांकि ये नंबर भी एक इरेशनल नंबर ही है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक डिफरेंट प्रोसेस का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम स्टेप वाइज स्टेप इस क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू करेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है फाइंडिंग द नंबर। ओके, जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, फाइंडिंग द नंबर, यानी कि जो हम लोगों को नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है सबसे पहले हम लोगों को इसको फाइंड करना होता है ज्योमेट्रिकली, कि किस तरीके से हम लोग इस नंबर को ज्योमेट्रिकली हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे जो फर्स्ट प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि जो नंबर हमको रूट के अंदर जो हम लोगों को रिप्रेजेंट करने हैं इस नंबर को हम एक नंबर लाइन पे हम लोग लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट AB इज इक्वल टू 9.3। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, AB को हम लोगों ने, AB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके भी आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक AB है। ठीक है, ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और ये कितना यूनिट है, ये 9.3 यूनिट है। ठीक है, और ये उतना ही यूनिट रहेगा जो नंबर्स हमको अंदर में रूट के अंदर दिए हुए हैं यहाँ पे नंबर लाइन पे शो करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने AB को कंसिडर कर लिया, डैट इज 9.3। ठीक है, अब हम AB को एक्सटेंड करेंगे किसी पॉइंट C तक। ठीक है, एंड सच डैट ये जो BC है ना वो BC कितना हो जाएगा, BC 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एक्सटेंड करना है AB को टू C सच डैट BC इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, नाउ वी आर फाइंडिंग द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब हमको AC का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो लेट सपोज डैट हमने यहाँ पे O मान लिया, हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। हमने क्या किया, लेट O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, AC का हम लोगों ने O मिड पॉइंट मान लिया। ठीक है, अब हम लोग O को सेंटर कंसीडर करते हुए और OA को रेडियस कंसीडर करते हुए हम लोग यहाँ पे एक आर्क को यानी कि एक सेमी सर्कल को यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक सेमी सर्कल को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो कंसीडरिंग O एज सेंटर एंड OA एज रेडियस। ठीक है, हम लोगों ने एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ एंड सेमी सर्कल। ठीक है, और हमारा फर्स्ट स्टेप में ही नेक्स्ट प्रोसीजर होता है कि हम एक BD लाइन को यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AC। ठीक है, एंड जो D होता है ना ये क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल एट सम पॉइंट D। ठीक है, वो किसी D पॉइंट पे इस सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन है हमारा BD, ठीक है, ये क्या है, ये AC के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, और ये जो BD जो परपेंडिकुलर है वो इस सेमी सर्कल को किसी D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का ये जो स्टेप है ये हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, नाउ अब हमको सेकेंड स्टेप फॉलो करना है, और सेकेंड स्टेप क्या कहता है, हम लोगों को प्रूव करना होता है यहाँ पे। ठीक है, प्रूविंग BD इज इक्वल टू रूट अंडर 9.3। ठीक है, यानी कि हम लोगों को प्रूफ करना है कि जो BD लाइन है ना वो कितनी होगी, वो रूट अंडर 9.3 होगी। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे।
ठीक है। लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि जो सेकंड स्टेप है इसको फॉलो करना, इसको हर एक क्वेश्चन में यूज़ करना ये कंपलसरी नहीं है। इस स्टेप को आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग सिर्फ स्टेप नंबर 1 को फॉलो करेंगे और जो स्टेप नंबर 3 मैं आगे बताने वाली हूँ आप लोग सिर्फ उसको भी बना सकते हैं, एंड ये स्टेप नंबर 2 को आप लोग स्किप कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इस क्वेश्चन को पहली बार अगर देख रहे हैं और पहली बार इसको बना रहे हैं तो आप लोगों को स्टेप नंबर 2 भी समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो हम यहाँ पे स्टेप नंबर 2 को भी यहाँ पे हम लोग बनाएंगे और इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या प्रूफ करना है यहाँ पे कि बी डी कितना है, बी डी √9.3 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटे से कंस्ट्रक्शन से देख सकते हैं कि जो बी ओ डी है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इजीली पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए हम लोग बी डी को प्रूफ कर सकते हैं कि बी डी कितना है, √9.3 है, ठीक है। तो बी डी को प्रूफ करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले बात ओ बी होनी चाहिए और दूसरी ओ डी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको कंसीडर करके देखते हैं कि क्या हम लोग ओ बी और ओ डी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कंसीडर किया था कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। और हमने OA को क्या माना था, रेडियस माना था, ठीक है। तो O जब मिड पॉइंट है दैट मीन्स OA इज इक्वल टू OC, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि OD भी इस सेमी सर्कल का एक रेडियस ही है, ठीक है। दैट मीन्स OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD, ठीक है। एंड दिस ऑल आर इक्वल टू रेडियस। ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं बिकॉज दिस ऑल आर इक्वल टू द रेडियस। और ये किसके इक्वल होगा, अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ये हाफ ऑफ AC होगा। क्यों, क्योंकि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो OA और OC किसके इक्वल होंगे, हाफ ऑफ AC के इक्वल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हम लोगों को AC पता होना चाहिए कि AC कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं AC क्या होगा, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, ठीक है। तो हम लोगों ने AB क्या माना था, AB को हम लोगों ने माना था 9.3 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 9.3 यूनिट प्लस BC को हम लोगों ने कितना माना था, 1 यूनिट, ठीक है। दैट मीन्स 10.3 यूनिट, ठीक है। तो AC की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट हो गई, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हम लोग यहाँ पे इसके आगे प्रोसेस को यूज़ करने से पहले एक छोटा सा ट्रिक हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। और वो ये है कि जितने भी यहाँ पे जो हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं जो कि पॉइंट में है, इसको हम लोग डेसिमल में ना करते हुए इसको हम लोग फ्रैक्शंस में करेंगे, ताकि जो हम लोगों का कैलकुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। क्योंकि जो पॉइंट्स के कैलकुलेशन होते हैं और वो भी पाइथागोरस थ्योरम में जब यूज़ करने पड़ते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे उसको ईजी करने के लिए इसको हम लोग फ्रैक्शंस में चेंज कर देंगे और हम लोग डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शंस में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है वो हम लोगों ने ऑलरेडी इस चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो जब हम लोग 10.3 को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा 103/10। ओके, तो हमने यहाँ AC को फाइंड आउट कर लिया। अब जब हम लोगों को AC मिल चुका है तो हम लोग ईजिली OD को, OA को और OC को भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD कितना होगा, हाफ ऑफ AC होगा, यानी कि हाफ ऑफ 103/10 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 103/20। तो यहाँ पे हम लोगों को OA, OC और OD तीनों की जो वैल्यूज़ हैं वो हम लोगों को यहाँ पे मिल चुकी हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो OC हम लोगों को मिल चुका है एंड वी हैव द BC, सो वी कैन ईजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ OB, ठीक है। तो OB की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, तो OC माइनस BC, ठीक है। OC कितना है यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट अभी फाइंड किया 103/20 माइनस BC कितना था 1 यूनिट, क्योंकि हम लोगों ने BC को लेट किया था कितना 1 यूनिट। तो हम लोग यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये कितना हो जाएगा, इट बिकम्स 83/20, ठीक है। तो हम लोगों को BD को फाइंड करने के लिए OD चाहिए था और OB चाहिए था और हम लोगों को यहाँ पे दोनों ही चीज़ें मिल चुकी हैं। हम लोगों को OD की भी वैल्यू मिल गई है और यहाँ पे हम लोग OB को भी वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली इन ट्रायंगल BOD हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ऑलरेडी यूज़ करते आ रहे हैं। तो हम लोग को क्या पता है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट इज हाइपोटेनस
स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है वो पाइथागोरस थ्योरम, इसी को हम लोग कहते हैं और ये हम लोगों को पता होती है। हाइपोटेनस क्या होती है? जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, उसी को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, यानी कि वो साइड जो 90 डिग्री के ठीक सामने हो उसी को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस कौन सी साइड है? यहाँ पे ओडी है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है? ओबी है, यानी कि ओबी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर यानी कि हाइट, और हाइट क्या है यहाँ पे? बीडी स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे हमको बीडी की वैल्यू को शो करना है, तो यहाँ पे हम लोग बीडी की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बीडी क्या हो जाएगा? सिंपली अगर हम देखेंगे तो बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर। ओके, तो हम देखते हैं अपने कैलकुलेशन में कि ओडी कितना है। ओडी हम लोगों ने फाइंड किया है 103 अपॉन में 20, तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। माइनस ओबी कितना हम लोगों ने फाइंड किया है? 83 अपॉन में 20 हम लोगों ने फाइंड किया है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 103 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 10,609 अपॉन में 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, माइनस 83 का स्क्वायर कितना होता है? 6,889 अपॉन में 20 का स्क्वायर कितना होता है? अगेन दिस बिकम्स 400। यहाँ पे हम लोग सिंपली एलसीएम का यूज करेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालना हम लोग बचपन से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली एलसीएम का यूज करेंगे एंड हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली बीडी स्क्वायर क्या हुआ? बीडी स्क्वायर बिकम्स 930 अपॉन में 100। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग इतनी वैल्यू को गेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 0 to 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे बी डी स्क्वायर क्या हो जाता है? यहाँ पे हो जाएगा 9.3। ठीक है, तो डैट मीन्स बी डी इज इक्वल टू वॉट? यहाँ पे स्क्वायर है, जब वो राइट हैंड साइड जाता है तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली प्रूफ कर दिया कि जो बी डी है वो कितना है? वो रूट अंडर 9.3 है। ठीक है, तो मैंने पहले भी इस चीज़ को कहा है कि आप लोग सेकेंड स्टेप को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप लोग इस स्टेप को फॉलो करते हैं अपने क्वेश्चंस को बनाने के लिए तो ये काफ़ी अच्छी बात है और ये आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है। इसमें आपका टीचर कोई नंबर नहीं काट सकता। ओके, अब हम लोग देखते हैं अपने थर्ड स्टेप को। थर्ड स्टेप क्या होता है? रिप्रेजेंटिंग। अब ये हमारा फाइनल स्टेप होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस क्या होगा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बीसी को कहीं आगे तक यहाँ पे हम लोग प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, और हम लोग इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं कि बी क्या हो जाता है? हम ओरिजिन मान लेते हैं, यानी कि बी से ही स्टार्ट हो रही है ये नंबर लाइन। ठीक है, तो हम अभी जो नंबर लाइन को स्टार्ट कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं? बी को। हम लोगों ने बी सी को प्रोड्यूस किया। ठीक है, कंसिडरिंग बी एज द ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंसीडर क्या कर रहे हैं? कंसीडर बी एज द ओरिजिन, कंसीडरिंग बी एज द ओरिजिन ऑफ द नंबर लाइन। ठीक है, हम लोग बी को ही ओरिजिन क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लेट किया था कि बीसी क्या है? 1 यूनिट है। तो जब बीसी 1 यूनिट है यानी कि सी किसको रिप्रेजेंट करता है? सी 1 को रिप्रेजेंट करता है, और इसके बीच में 1 यूनिट का डिफरेंस है, यानी कि बी किसको रिप्रेजेंट करेगा? बी 0 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी डिनोट्स 0, बी डिनोट्स 0 एंड सी डिनोट्स 1। सी किसको डिनोट करेगा? सी 1 को डिनोट करेगा। ठीक है, एंड नाउ अब हम लोग फाइनल स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बी को एज अ सेंटर कंसीडर करते हुए, ठीक है, एंड बी डी को रेडियस कंसीडर करते हुए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एक आर्क को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एंड दिस आर्क मीट्स द बी सी प्रोड्यूस्ड लाइन एट एम। ठीक है, वो किसी एम पॉइंट पे यहाँ पे मीट करेगा और ये एम ही क्या होगा? यही एम रिप्रेजेंट करेगा रूट अंडर 9.3 को। ठीक है, यही रिप्रेजेंट करेगा रूट अंडर 9.3 को। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया? विथ बी एज सेंटर एंड बी डी एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने एक आर्क को ड्रॉ किया। ड्रॉ एन आर्क मीटिंग, वो कहाँ पे जाके मिलता है? मीटिंग बी सी प्रोड्यूस्ड एट एम। ठीक है, सच डैट यहाँ पे जो लेंथ बी डी का था ना वही लेंथ यहाँ पे क्या हो गया? बी एम का हो गया। ठीक है, सच डैट यहाँ पे सच डैट
बी डी इज इक्वल्स टू बी एम, ठीक है। और बी डी कितना था, बी डी को हम लोगों ने प्रूव किया था रूट अंडर 9.3, तो बी एम भी कितना हो गया, बी एम भी हो जाता है हमारा रूट अंडर 9.3, ठीक है। तो यही होता है हमारा फाइनल स्टेप, ठीक है। तो बी क्या है, बी 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बी क्या है, इस नंबर लाइन का ऑरिजिन है, यानी कि यहाँ से लेकर के इस एम तक का लेंथ कितना है, वो है रूट अंडर 9.3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगेन कह रही हूँ कि स्टेप 2 काफ़ी ज़्यादा कंसिडरेबल नहीं होता है, इसको आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। आप लोग सिर्फ स्टेप 1 और स्टेप 3 को आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बीडी को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कैलकुलेशंस नहीं पसंद है तो आप लोग इजीली सेकेंड स्टेप को स्किप कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोग को ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से एक रूट के अंदर डेसिमल नंबर्स को हम लोग नंबर एन पे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। नीचे में जितने भी हम लोगों को नंबर्स दिए हुए हैं इसके डिनोमिनेटर्स को बेसिकली हम लोगों को रेशनलाइज करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने से पहले हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि रेशनलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन एक ऐसा टर्म है जिसको हम लोग बेसिकली डिनोमिनेटर्स को रेडिकल फ्री करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये रेडिकल फ्री टर्म्स क्या होते हैं, तो रेडिकल फ्री टर्म्स वैसे होते हैं जो नंबर्स रूट के अंदर ना हो। बेसिकली जो रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं उसको हम लोग रेडिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग रूट फ्री डिनोमिनेटर्स करने के लिए या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि रूट के नंबर्स को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग रेशनलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे फॉलोइंग में जितने भी यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं सारे के डिनोमिनेटर्स में रेडिकल्स हैं, यानी कि रूट के नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम लोग रेशनलाइजेशन प्रोसेस को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इन सबको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे और यहाँ पे हम लोग विदाउट रेडिकल्स जो नंबर्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जो रेशनलाइजेशन करने का प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, हम लोग 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते पूरा रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली रेशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग को डिनोमिनेटर्स को रेडिकल्स फ्री करना है। उसके लिए हम लोगों को एक स्टेप यहाँ पे फॉलो करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को 2 टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल रूट 7 है, बट जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे रूट 7 माइनस रूट 6 है, यहाँ पे दो टर्म्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल टर्म है, ठीक है। तो दोनों के रूल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। सिर्फ 2 ही रूल्स होते हैं रेशनलाइजेशन में, एक होता है जो सिंगल टर्म होते हैं, ठीक है, और दूसरा रूल उसके लिए होता है जिसके डिनोमिनेटर्स में 2 टर्म्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, 3 एंड एज इट इज 4, ठीक है। तो इसका जो प्रोसेस होता है जब डिनोमिनेटर में सिर्फ एक सिंगल टर्म होता है तो उस केस में हम लोग सिंपली जो भी हमारा नंबर जो डिनोमिनेटर में रहता है हम लोग सिंपली इसी नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1/√7 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, √7 है, तो हम लोग सिंपली √7 से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई भी करेंगे और इस पूरे को हम लोग डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि न्यूमरेटर में क्या है, 1 × √7 है, ठीक है। तो 1 × √7 क्या होगा, वो √7 हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है, √7 × √7 है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारा, √7 × √7। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में इस चीज़ को देखा था कि जब भी यहाँ पे √a × √a का कंडीशन आता है, यहाँ पे हमारा ये सब एक्सपोनेंशियल लॉ होता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, ये a बन जाता है। तो एज इट इज़ यहाँ पे क्या है, √7 × 7, तो ये क्या बन जाएगा, ये एग्जैक्टली 7 बन जाएगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर में √7 है और डिनोमिनेटर में क्या है, 7 है। तो अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो रेडिकल फ्री हो चुका है, ठीक है। जो पहले √7 डिनोमिनेटर में था अब वो रेडिकल फ्री होकर के ये क्या हो गया, ये 7 हो गया हमारा डिनोमिनेटर। तो इसी प्रोसेस को हम लोग रेशनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को, डेट इज 1/√7 माइनस √6, √7 माइनस √6, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि रेशनलाइजेशन को करने के लिए 2 प्रोसेस का यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। एक प्रोसेस उसके लिए जिसके डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टर्म है यानी कि इंडिविजुअल टर्म है, और दूसरा प्रोसेस उसके लिए जहाँ पे 2 टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 टर्म्स है, डेट इज √7 माइनस √6 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम लोग यूनिक प्रोसेस को यूज़ करते हैं और क्या करते हैं हम लोग डिनोमिनेटर से ही हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, हम लोग सेम डिजिट से करते हैं, लेकिन यहाँ पे
एक छोटा सा चेंज हो जाता है कि जो इनके बीच की जो साइन होती है ना वो चेंज हो जाती है जब हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे किया था, जैसे जो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर था उसी से हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। हम लोग सेम प्रोसेस को यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। इस पूरे टर्म के जो डिनोमिनेटर में है इससे हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस के साथ कि यहाँ पे जो इनके बीच में जो साइन है वो उसको हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसी प्रोसेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा टर्म था। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है √7 माइनस √6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सेम टर्म से, लेकिन यहाँ पे हम लोग साइन को चेंज कर देंगे। यहाँ पे अब साइन हो जाएगा हमारा चेंज, दैट इज √7 प्लस √6। इसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी से हम लोग डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 1 को जब हम लोग √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, जो पहले था वही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग नीचे में देखते हैं, डिनोमिनेटर को देखते हैं, तो यहाँ क्या है, √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ओके, √6। ठीक है, तो एक और हम लोगों का एक फैक्टराइजेशन का एक फॉर्मूला होता है, एंड दैट फॉर्मूला इज व्हाट, दैट इज a² माइनस b²। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है, ये होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो सेम है बट साइन यहाँ पे चेंज है और दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है। तो हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस 6, तो ये कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले से रिलेट कर रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है a² माइनस b²। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है √7 यानी कि √7 माइनस यहाँ पे √6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी हम लोग स्क्वायर करते हैं तो अगेन दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाता है कि सिंपल a बन जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर तो हमारा एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे 7 माइनस 6 एंड दैट बिकम्स 1। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया, 1 हो गया। पहले इसकी डिनोमिनेटर क्या थी, √7 माइनस √6 थी, लेकिन अब इसकी डिनोमिनेटर कितनी हो गई, वो हो गई है 1, यानी कि अगेन इसका डिनोमिनेटर हो गया है रेडिकल फ्री। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1/√5 प्लस √2। ठीक है, 1/√5 प्लस √2। अगेन हम लोग सेम प्रोसेस का यूज करेंगे। ठीक है, इस जो पूरा टर्म है इसको हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग को जो डिनोमिनेटर में जो टर्म्स दिए हुए हैं इसी से हम लोग इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन एक छोटे से चेंज के साथ, क्या कि इनके जो साइंस है ना उसको हम लोग चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो अब हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम लोग इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज रह जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे अगेन डिनोमिनेटर को देखते हैं तो डिनोमिनेटर क्या है, अगेन यहाँ पे √5 प्लस √2 है। ठीक है, इनटू क्या है, √5 माइनस √2 है। तो अगेन ये कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और इसकी वैल्यू क्या होती है, a² माइनस b²। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा एज इट इज रहने वाला है। और ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया, a², जो a क्या है वो हमारा √5 का स्क्वायर है और b क्या है, √2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी √5 माइनस √2। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे √5 का स्क्वायर 5 होगा और √2 का स्क्वायर 2 होगा। 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि पहले इसके डिनोमिनेटर में √5 प्लस √3 था, लेकिन अभी इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 3 आ गया। अगेन ये रेडिकल फ्री बन चुका है। ठीक है, नाउ हम लोग लास्ट वन को देख लेते हैं, दैट इज 1/√7 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग सेम प्रोसेस को यूज करेंगे। यहाँ पे भी रेडिकल्स हैं डिनोमिनेटर में, तो इसको भी हम लोग को रेडिकल फ्री करना है। और रेडिकल फ्री करने का एक ही तरीका है, एक ही स्टेप है कि हम लोग ये सेम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, लेकिन एक छोटे से चेंज के साथ कि इसका हम लोग साइन को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो अभी हम लोग इसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर एज इट इज रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है। और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, हम लोग देख सकते हैं √7² माइनस 2², बिकॉज यहाँ पे क्या है, √7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2, तो यहीं पे यही वाला हम लोग फॉर्मूले को यूज करेंगे, दैट इज a² माइनस b²। तो a² की जगह पे यहाँ पे √7 का स्क्वायर हो गया और b क्या है हमारा 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो न्यूमरेटर तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होगा, √7 का स्क्वायर 7 ही होगा माइनस
2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू √7 + 2 अपॉन में 3। तो अगेन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर में एक रेडिकल था दैट इज √7, बट यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में है 3, यानी कि अब इसका भी डिनोमिनेटर हो गया है रेडिकल फ्री। तो आई होप कि ये पूरा जो रैशनलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है और ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो।